हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं एक और नई क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो है बिहार शिक्षक भर्ती की जो वैकेंसी आई है। तो यहाँ विज्ञान के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आप लोग ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पहला क्वेश्चन है कि जब कोई आपतित प्रकाश की किरण दर्पण के अभिलंबवत होती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान होते हैं 90 अंश, 60 अंश, 0 अंश, 1 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखेंगे जब कोई आपतित प्रकाश की किरण इस तरीके से कोई, ये मान लिया कोई दर्पण है तो ये आपकी अभिलंब है। तो जब हम क्या जानते हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के जो बीच बना कोण होता है उसी को हम आपतन कोण कहेंगे। यही आपका आई होता है और ये आपका आर होता है। तो यहाँ से जब कोई भी प्रकाश किरण अगर अभिलंबोत से होकर गुजर रही है, सीधा अभिलंबोत से ही गुजर रही है, सेम टू सेम यहाँ से ही गुजर रही है, तो उस केस में जो है ये आई का मान अभिलंबोत पे, मतलब इस रेखा पे अगर जा रही है तो ये इस तरीके से आगे हो करके जो है तो इस पर अगर लंबवत गिरेगी तो आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान क्रम से कितने होंगे। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान कितने होंगे, 0 अंश होंगे। ये हमेशा याद रखेंगे। कुछ बच्चे यहाँ से 90 अंश, तो ये गलत होगा बिल्कुल। तो ये अभिलंबोत है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो 0 अंश होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अवतल दर्पण में जब वस्तु मुख्य फोकस पर होती है तो उसका प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, 1 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से हम देखेंगे क्या, अगर कोई अवतल दर्पण है इस तरीके से जो है कोई अवतल दर्पण है तो यहाँ से अवतल दर्पण में अगर मान लिया वस्तु को हमने 6 कंडीशन में हमने रखा था, तो सबसे पहले हम वस्तु को कहाँ पर रखते हैं, अनंत पे रखते हैं। इसके पश्चात हम वस्तु को सी पर रखते हैं। फिर जो है सी और पी के बीच में यहाँ पे ध्रुव होता है और सी और पी के बीच में यहाँ पर आपका यप होता है। तो वस्तु को सबसे पहले हम अनंत पे रखते हैं। तो जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमेशा याद रखेंगे मुख्य फोकस पर बनता है। और यह प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा होता है। नंबर 2 पे जब वस्तु को हम जो है नंबर 2 पे वस्तु को हमने जब अनंत और वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। और यह जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। और जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक उल्टा वस्तु के क्या होता है, एकदम बराबर होता है। और नंबर 4 पे जब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। और यह प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक उल्टा वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। और जब वस्तु को हम मुख्य फोकस पर रखते हैं, जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। और यह प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा होता है। और नंबर 6 पे जब हम वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं नंबर 6 पे, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और ये जो प्रतिबिंब होता है आभासी सीधा और वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। तो एक ही कंडीशन में याद रखेंगे, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो क्वेश्चन पूछा गया जब वस्तु मुख्य फोकस पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे। तो यहाँ पे मुख्य फोकस पे नहीं बनेगा, वक्रता केंद्र पर, और वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, तो अनंत पर बनता है। तो कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया गया, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं, अनंत पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक प्रमुख उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक प्रमुख उदाहरण है आसमान का रंग नीला दिखाई देना, रेगिस्तान में मरीचिका, जल में डूबे सिक्के का अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखाई देना, 1 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि हम क्या जानते हैं, आसमान का जो रंग नीला दिखाई देता है ये जो है प्रकाश के प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, ये याद रखेंगे। प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। जल में डूबे सिक्के का अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखाई देना, ये जो है किसका उदाहरण है, ये प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, ये याद रखेंगे। और रेगिस्तान में मरीचिका क्या है, ये जो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या उदाहरण है, ये। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 20 क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। किसी पदार्थ में मंड मतलब स्टार्च का परीक्षण करते हैं कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से, खाद्य पदार्थ को कागज में लेकर कूटने से, तनु आयोडीन विलयन से, 1 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो 5 ऑप्शन है इसमें से। तो यहाँ से जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो हम क्या जानते हैं कि यदि मंड स्टार्च का परीक्षण करता है तो कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस NaOH जो है, कॉपर सल्फेट
और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से हम किसका परीक्षण करते हैं, ये हमेशा याद रखेंगे। इससे हम क्या करते हैं, प्रोटीन का परीक्षण करते हैं। तो प्रोटीन का अगर हमको परीक्षण करना है तो कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लेंगे। और खाद्य पदार्थ को कागज में, अगर कोई खाद्य पदार्थ को कागज में लपेट कर कूटने पर अगर उसमें तेल की मात्रा आ गई तो समझ लीजिए उससे हम क्या करते हैं, वसा का परीक्षण करते हैं। और तन्व आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंद अगर किसी पर डालने पर, तन्व आयोडीन की विलयन की 2 या 3 बूंद डालने पर यदि वह नीला हो जा रहा है, यदि वह नीला अथवा काला हो जा रहा है, तो यह जो है किसी पदार्थ में मंड स्टार्च अर्थात कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को बताता है। तो मंड स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का जो परीक्षण करते हैं वो तन्व आयोडीन विलयन से करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखेंगे, अगर हमको जो है प्रोटीन का जो है परीक्षण करना है तो कॉपर सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड की विलयन डालेंगे तो यहाँ से प्रोटीन का परीक्षण होगा। और वह किस रंग का होगा, तो याद रखेंगे ये भी वह बैगनी रंग का हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विटामिन का एक प्रमुख कार्य है, विटामिन का एक प्रमुख कार्य है रोगों से रक्षा, बिना पचे भोजन को बाहर निकालना, भोजन का उत्सर्जन करना, डी एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से देखेंगे बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालना किसका काम होता है, तो ये हमारे जो शरीर में जो हम खाने में यूज करते हैं आहारी रेशा, आहारी रेशा जिसे हम रुक्षांश के नाम से भी जानते हैं, एनसीईआरटी में इसका नाम रुक्षांश दे दिया गया है। तो इसको भी आपको याद रखना, रुक्षांश या फाइबर इसको बोलते हैं। तो रुक्षांश और फाइबर का जो काम होता है वो बिना पचे भोजन को बाहर निकालता है और भोजन का उत्सर्जन भी करता है। तो ये दोनों काम जो होते हैं ये आहारी रेशा फाइबर का काम होता है। जबकि विटामिन जो हमारे शरीर को एनर्जी नहीं देता, सिर्फ ये रोगों से रक्षा करता है। तो विटामिन का जो प्रमुख कार्य है वो रोगों से रक्षा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भोजन को पकाने में कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे विटामिन ए के बारे में पूछा जाए तो विटामिन ए जो है, विटामिन ए कहाँ पाया जाता है, यकृत में। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन ए का जो प्रमुख स्रोत है वो गाजर है जो है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी होता है, याद रखेंगे। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है ये भी याद रखेंगे आपको, थायमीन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। और विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम अस्कर्बी है। और विटामिन सी भोजन को पकाने में कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है, तो याद रखेंगे विटामिन सी भोजन को पकाने में विटामिन सी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से प्राकृतिक तंतु है, रुई, बी कपास, सी नायलॉन, डी इनमें से एक से अधिक और ई इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक तंतु का मतलब हो गया जो फाइबर जो प्रकृति से हमको पाया जाता, मतलब प्रकृति से प्राप्त है। तो देखेंगे यहाँ से नायलॉन जो है, नायलॉन ये आपका एक प्रकार से मानव के द्वारा बनाया गया है। तो कई बार पूछा गया, तो ये क्या संश्लेषित फाइबर है, संश्लेषित तंतु है। तो ये, जबकि रुई और कपास जो है ये दोनों क्या है, दोनों जो है प्रकृति से पाए जाते हैं। तो रुई और ये कपास एक प्रकार का फल है, ये भी हमेशा याद रखेंगे। रुई क्या एक प्रकार से जो ये भी फल है, दोनों में याद रखेंगे। तो रुई और कपास जो होता है ये प्राकृतिक तंतु है जो प्रकृति से हमको पेड़ पौधों से पाए जाते हैं। तो ये पादप के द्वारा पाए जाते हैं। और ये जबकि जो है ये नायलॉन जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। तो इसमें से रुई और कपास दोनों सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इनमें से एक से अधिक होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रेशम कीट से रेशम निम्न विधियों से प्राप्त किया जाता है। ए कैटरपिलर, प्यूपा, कोकून, रेशम, प्यूपा, कोकून, कैटरपिलर, रेशम, कोकून, प्यूपा, कैटरपिलर, रेशम, और डी एक से अधिक और ई इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे रेशम कीट से रेशम का निर्माण में जो है रेशम कीट से जो रेशम होता है हम किस विधि द्वारा हम प्राप्त करते हैं। तो याद रखेंगे सबसे पहले जो है रेशम कीट जो अंडे देता है, अंडों से निकलता है आपका जो है, समझ लीजिए अंडों से निकलता है आपका कैटरपिलर निकलता है। अब ये कैटरपिलर जो है कुछ समय के पश्चात जो है ये जो बदल जाता है प्यूपा में। अब प्यूपा में बदल जाता है, फिर ये प्यूपा कुछ समय के पश्चात जो है 15 से 20 दिन के पश्चात ये बन जाता है कोकून। कोकून जो है की जो संरचना होती है ये धागे से लिपटी हुई जो है होती है। और ये जो है एक प्रकार का लार निकालता है जो है, और ये सफ़ेद इसकी संरचना होती है। फिर कोकून को क्या करते हैं, गर्म पानी में खौलाते हैं जो है, उसको डाल देते हैं, जिससे जो है रेशम का कीड़ा मर जाता है, जिससे हमको रेशम प्राप्त होता है। तो ये इसका एक कैटरपिलर, प्यूपा, कोकून, रेशम जो है, तो ये आपका है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कोकून से रेशम की जो प्रक्रिया, कोकून से रेशम बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं। कोकून से रेशम बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको रीलिंग भी कहते हैं। तो ये भी याद रखेंगे, रीलिंग, कोकून से रेशम बनाने की जो प्रक्रिया होती है रीलिंग कहलाती है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा कैटरपिलर, प्यूपा, फिर कोकून, फिर रेशम हमको मिलता है।
तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर के इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। जूट है एक, ए जड़ है, बी तना है, सी पत्ती है, डी एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो जूट क्या है? तो जूट जो है एक जड़, भाई जड़ तो नहीं है। पूछा जाता है कि जो है गाजर क्या है, तो जड़ के बारे में याद रखेंगे, गाजर, मूली, शकरकंद, गाजर मूली जो है ये आपका जो है ये आपका जो है क्या जड़ में आएगा। तना की बात करूंगा तो तना में जो आपका मान के चलिए, तना में क्या है, तना में देखेंगे तो यहाँ से कपास, तना में जो आपका जो है ये जो कपास और जूट, तना में जो है ये कपास नहीं है, जूट है। जूट क्या एक प्रकार का तना है। तो यहाँ पे जूट और यहाँ से तना भी, आलू भी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि आलू क्या एक प्रकार का तना, ये भी याद रखेंगे जो है। और यहाँ से पत्ती जो है, पत्ती तो नहीं है, तो जूट है एक प्रकार का क्या तना है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। थ्रेसिंग के माध्यम से हम अशुद्धियों को दूर करते हैं। थ्रेसिंग के माध्यम से जो है किस प्रकार में अशुद्धियों को दूर करते हैं? गेहूं के अशुद्धि को, ए बी सरसों, सी चावल, डी एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो थ्रेसिंग के माध्यम से जो है, देखिए थ्रेसिंग के माध्यम से जो है हम तो गेहूं की अशुद्धि को भी हम दूर करते हैं। थ्रेसिंग के माध्यम से हम जो है गेहूं की भी अशुद्धि को दूर करते हैं, सरसों की भी अशुद्धि को हम दूर करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ से जो है चावल की अशुद्धि को भी हम करते हैं थ्रेसिंग के माध्यम से जो है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, एक से अधिक जो है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने वाली जो ओजोन परत होती है, ओजोन परत को नष्ट करने वाली एक प्रमुख जिम्मेदार गैस है। तो यहाँ से ए CFC, बी फ्रियान, सी एसिटिलीन, डी एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत के बारे में क्या जानते हैं? ओजोन परत पूछा जाए किस मंडल में पाया जाता है, तो हमेशा याद रखेंगे ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो ये आपका समताप मंडल में पाया जाता है। और प्लस ये भी याद रखेंगे क्षोभ मंडल में भी पाया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो है बच्चे जानते हैं समताप मंडल में, अगर दोनों ऑप्शन अगर आपके दे रहे हैं तो समताप मंडल क्षोभ मंडल दोनों में पाया जाता है। समताप मंडल में ओजोन परत जो ओजोन परत का 90% भाग समताप मंडल में पाया जाता है, और जबकि 10% भाग क्षोभ मंडल में पाया जाता है। तो यदि आप किस ऑप्शन में जो है समताप मंडल और क्षोभ मंडल दोनों दिया तो दोनों के साथ जाएंगे, अगर क्षोभ मंडल नहीं दिया है समताप मंडल दिया तो समताप मंडल के साथ जाएंगे। तो दोनों याद रखेंगे। पराबैंगनी जो किरण होती है, ये पराबैंगनी किरण जो है क्या ये पृथ्वी पर आती है? हाँ, पराबैंगनी किरण आती है। पराबैंगनी किरण 3 प्रकार की होती है, एक ए होती है, बी होती है और सी होती है। पराबैंगनी किरण ए बी सी। तो पराबैंगनी जो किरण होती है सी जो है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। तो ये पराबैंगनी किरण जो सी होती है वो सबसे ज़्यादा जो है क्या नाम है हानिकारक होती है। तो इसलिए इसको ये ओजोन परत इससे हमारी रक्षा करता है, जबकि ए और बी जो है ये पृथ्वी पर आती है। पराबैंगनी किरण जो है पराबैंगनी किरण के माध्यम से, मतलब ये पराबैंगनी किरण जो हमारे लिए लाभदायक भी है, तो ए और बी दोनों लाभदायक है, सी नहीं है। तो पराबैंगनी किरण ओजोन परत और समता, यहाँ से ओजोन परत जो होती है पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा कर, मतलब यहाँ से रक्षा करता है। तो यहाँ से ये पूछा गया कौन सी जिम्मेदार गैस है, कहाँ से निकलती है, तो ये रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, कूलर, वाशिंग कूलर से निकलती है, जो भी शीतलक होते हैं। तो यहाँ से इसके लिए जो जिम्मेदार गैस है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियान दोनों है। एसिटिलीन भाई बिल्डिंग में प्रयोग करने वाली गैस है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तने का प्रमुख कार्य होता है, तने का प्रमुख कार्य होता है संवहन का कार्य, प्रकाश संश्लेषण का कार्य, यांत्रिक कार्य, डी एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो तने का जो प्रमुख कार्य होता है, तो याद रखेंगे तना जो है एक संवहन का भी कार्य करता है, जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करता है, प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करता है, तने के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया होती है, और तना यांत्रिक कार्य में भी मदद करता है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, एक से अधिक, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहा है पुष्प में मादा भाग होता है, कोई पुष्प है मादा भाग होता है, तो पुष्प में ए वर्तिका, बी वर्तिकाग्र, सी परागकोश, डी एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो पुष्प का देखिए नर भाग और मादा भाग क्या होता है। तो मादा भाग में जानते हैं, नर भाग में क्या होता है सबसे पहले बात करेंगे। परागकोश, परागकोश जो होता है वो पुष्प का क्या होता है, वो होता है नर भाग होता है। मादा भाग में अगर बात करेंगे तो वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र जो है वर्तिका, वर्तिकाग्र ये क्या है पुष्प के मादा भाग हैं। तो मादा भाग में वर्तिका भी होगा, वर्तिकाग्र भी होगा। परागकोश जो पुष्प का नर भाग है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो पुष्प में मादा भाग क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
आधुनिक आवर्त सारणी की खोज हुई थी। ए 1815, बी 1915, सी 1869, डी एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में क्या जानते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी की खोज जो है किसके द्वारा दी गई? तो ये याद रखेंगे, मोस्टली एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा दी गई थी। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं और कितने वर्ग हैं? तो ये याद रखेंगे, 18 जो है 18 वर्ग हैं और जो 7 आवर्त हैं। आवर्त जो 36 पंक्तियाँ होती हैं और वर्ग जो होते हैं ऊर्ध्वाधर कॉलम्स होते हैं। जो वर्ग फर्स्ट और सेकेंड एक को जो क्रमशः क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। और ये भी आपको याद रखना है। और ये आधुनिक आवर्त सारणी जो परमाणु क्रमांक के बेस पे रखी गई थी, परमाणु क्रमांक के आधार परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखी गई थी। और आधुनिक आवर्त सारणी की जो खोज हुई थी 1915 में हुई थी। तो 1815 बिल्कुल गलत है। 1915 और 1869 में क्या याद रखेंगे? ये जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी आई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1915। चलिए इसको फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जा रही हैं वो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो उसको भी आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, बी CSO4.2H2O, CSO4.12H2O, डी एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो यहाँ से देखेंगे Na2CO3.10H2O जो होता है, Na2CO3.10H2O जो है ये आपका धावन सोडा का सूत्र है, ये धावन सोडा का सूत्र है। CSO4.2H2O जो है ये आपका जिप्सम का सूत्र है, जिप्सम का सूत्र है। CSO4.2H2O क्या है? ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो ये भी कई बार पूछा गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के कितने अणु होते हैं? तो आधे अणु होते हैं। जिप्सम में जल के कितने अणु होते हैं? 2 अणु होते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के मतलब इसमें धावन सोडा में जल के अणु कितने होते हैं? तो 10 अणु होते हैं। ये भी आपको साथ ही साथ याद रखना है। और पूछा जाए खाने का सोडा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। NaSCO3 होता है खाने का सोडा का सूत्र जो होता है। इसका जो है रासायनिक नाम क्या है? तो ये इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CSO4.12H2O। क्वेश्चन नंबर 16। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई है ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी टिबिया, डी एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो नेफ्रॉन के बारे में क्या जानते हैं? तो नेफ्रॉन जो है आपका वृक्क या गुर्दे की संरचनात्मक इकाई क्या है? गुर्दा है। टिबिया जो है एक प्रकार की अस्थि होती है जो हमारे शरीर में पाई जाती है। टिबिया एक प्रकार की अस्थि होती है, टिबिया और फिबुला नामक अस्थि जो हमारे इसमें जो पैर में पाई जाती है। और न्यूरॉन ये आपकी तंत्रिका तंत्र की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछेगा घोंघा का बाहरी आवरण बना होता है सेलुलोज, बी प्रोटीन, सी सोडियम कार्बोनेट, डी एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से देखेंगे सेलुलोज के बारे में क्या जानते हैं? तो सेलुलोज की बात करूँगा तो ये हमेशा याद रखें, कपास तथा जो जूट होता है वो सेलुलोज का बना होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, कपास जूट मतलब जो होता है सेलुलोज एक प्रकार का समझ लीजिए कार्बोहाइड्रेट है। तो कपास जूट क्या है? सेलुलोज का बना होता है। प्रोटीन समझ लीजिए अमीनो अम्ल, जो नाखून होते हैं वो प्रोटीन की वजह से जो है बढ़ते हैं। नाखून, बाल आदि में जो है प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, प्रोटीन की वजह से बढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट एक प्रकार का क्या है? नमक है, NaCl। तो घोंघा का जो बाहरी आवरण होता है वो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। घोंघा का जो बाहरी आवरण होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ये याद रखेंगे। तो घोंघा, नाखून, बाल का अगर बाहरी आवरण की बात करूंगा तो वो भी क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो इस तरीके से इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है ई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक गेहूं का पौधा औसतन अपने जीवन काल में कितने लीटर पानी का उत्सर्जन करता है? ए 100 लीटर, बी 200 लीटर, सी 500 लीटर, डी एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं के पौधे के बारे में जानते हैं कि ये गेहूं का जो पौधा सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करता है। तो गेहूं का जो पौधा होता है अपने औसत जीवन काल में जो है एक गेहूं का पौधा 500 लीटर पानी का उत्सर्जन करता है। ये भी याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक गेहूं का पौधा 500 लीटर पानी अपने जीवन काल में उत्सर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे बढ़ते हैं। पौधे श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, ए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, बी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, सी नाइट्रोजन लेते हैं और नाइट्रोजन लेते हैं और कार्बन ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। डी एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा ध्यान देंगे। तो यहाँ से जो है
पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। तो यदि आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा, ये ऑप्शन गलत है। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो 99% पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो पौधे श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, तो ये गलत है। तो ये हमेशा याद रखेंगे, मनुष्य की भांति पौधे भी क्या करते हैं, श्वसन क्रिया में O2 लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मतलब हमने क्या पढ़ा कि पौधे जो है हमको ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, बिल्कुल सही पढ़ा हमने। लेकिन श्वसन क्रिया की बात करूंगा तो श्वसन क्रिया में जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वहाँ पर कम से कम होती है। तो लेकिन अगर प्रकाश संश्लेषण की बात किया जाए तो दिन के समय जो पौधे करते हैं, दिन के समय जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा सबसे ज़्यादा लेते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे क्या करते हैं, CO2 अधिक मात्रा मिलते हैं, ऑक्सीजन कम, ऑक्सीजन अधिक मात्रा में निकालते हैं। तो वहाँ से देखा जाए, अगर एवरेज देखा जाए तो ऑक्सीजन पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन श्वसन क्रिया में जो है, श्वसन क्रिया में पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वो कम मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं और कम ही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन जो है प्रकाश संश्लेषण की बात किया जाए, प्रकाश संश्लेषण जो दिन के समय होता है वो CO2 अधिक मात्रा में लेते हैं और ऑक्सीजन अधिक मात्रा में निकालते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। गुड़हल के पुष्प का क्रमशः अम्लीय व क्षारीय विलयन में रंग होता है। तो गुड़हल के पुष्प, तो गुड़हल का पुष्प क्या एक प्रकार का सूचक है, गुड़हल का जो पुष्प होता है एक प्रकार का क्या सूचक है, गुड़हल का पुष्प। और ये लिटमस पेपर याद रखेंगे, लिटमस पेपर, गुड़हल का पुष्प और लिटमस पेपर क्या एक प्रकार का जो है, ये जो है सूचक का काम करता है। तो ये जो इसका जो अम्लीय लाल नीला की बात करूंगा तो लाल नीला जो होता है, अम्लीय विलयन में लाल और क्षारीय विलयन में नीला, तो ये लिटमस होता है। रंगहीन गुलाबी जो होता है वो फिनाप्थलीन होता है, फिनाप्थलीन होता है, याद रखेंगे। फिनाप्थलीन का जो रंग होता है अम्लीय विलयन में लाल होता है, क्षारीय विलयन में क्या होता है, रंगीन, अम्लीय विलयन में रंगीन होता है, क्षारीय विलयन में गुलाबी होता है। जबकि गुड़हल के पुष्प का जो रंग होता है अम्लीय विलयन में गुलाबी होता है और क्षारीय विलयन में क्या होता है, हरा होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बात किया जो है टॉप 20 MCQ क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा और प्लस साथ ही साथ जो बिहार शिक्षक भर्ती है BPSC TRE 3.0 की जो परीक्षा है, जो आपकी 11-12 जून की जो परीक्षा है, दोबारा जो है परीक्षा होगी। तो उस परीक्षा की मात्र हमने NCERT के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो आपकी बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हमारा बहुत पसंद आया होगा। तो ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और आपके जो 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल आरती रमेश क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो सभी डियर स्टूडेंट स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।